हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर? बेहतरीन। देखिएगा, ये वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो इसलिए है कि जिस कंपनी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका आईपीओ बहुत ही जल्द आने वाला है, या तो इस महीने के एंड में या नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक के अंदर, सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशन। कंपनी का नाम है CAMS। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का नाम है CAMS, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस या सिस्टम की हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये CAMS कंपनी जो है करती क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ बातें आपको पहले से बता देता हूं जिससे कि आप जो स्लाइड के साथ जो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। देखिएगा, CAMS यानी कि ये कंपनी ऐसे सेगमेंट से रिलेट करती है जो कि शेयर मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरी बात ये है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। ये क्या करता है, ये सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसेसिंग जो वर्क है BFSI के लिए वो करता है, यानी कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मददगार है। अब ये क्या काम करता है, सबसे पहले देखिएगा जो म्यूचुअल फंड्स है उनके लिए क्या काम करता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि कस्टमर और म्यूचुअल फंड के बीच में एक मिडिल मैन की काम करता है कि जो म्यूचुअल फंड्स जिनको खरीदना है उसका प्लेटफॉर्म जो है ये उपलब्ध कराता है। म्यूचुअल फंड्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उन सबको ये मेंटेन करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को NAV कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। क्लाइंट के जितने अकाउंट्स हैं, अब म्यूचुअल फंड्स अपने धंधे को समझे या अपने अकाउंट मेंटेन करे, तो जो भी कस्टमर्स के अकाउंट है वो CAMS मैनेज करता है। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये अपने सेगमेंट के अंदर, करीबन 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से बताऊं कि 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है अकेले। NSE के द्वारा प्रमोटेड कंपनी है और उसके दूसरे इन्वेस्टर्स के नाम सुनोगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि दूसरा इन्वेस्टर है HDFC, यानी कि HDFC जो लिमिटेड है वो इसके अंदर इन्वेस्टर। तीसरा इन्वेस्टर जो है US के एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वारवर पिनकस, उसके बारे में हम अक्सर बात भी करते रहते हैं आजकल, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक की बात होती है तो उसकी बात भी होती है, वो भी इसके अंदर इन्वेस्टर है। इसके अंदर खास बात क्या है कि जो ये पूरा पेपर वर्क करता है उसके अलावा गवर्नमेंट को जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यही प्रोवाइड कराता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस इसको लगती है सस्पिशियस वो भी ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, तो वो भी बताता है। इसके अलावा अपनी सब्सिडरी कंपनीज के माध्यम से जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स हैं वो AMC यानी कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, उन सब को जो है सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराती हैं इनकी कंपनियां। इंश्योरेंस के जो बिजनेस में जो कंपनियां हैं, क्योंकि मैंने BFSI आपको पूरा बोला है, तो फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के अंदर भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी अकाउंटिंग में हेल्प करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ये उपलब्ध कराते हैं। तो आप इसके अलावा देखिएगा ये रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, यानी कि RT जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स के रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं। जैसे शेयर्स के ट्रांसफर, हम शेयर्स बेचते खरीदते हैं तो रोज कोई हिसाब चढ़ाता है ना, तो वो उस तरीके से जो शेयर मार्केट के जो हिसाब चढ़ाने वाले लोग होते हैं जिनको शेयर ट्रांसफर एजेंट कहते हैं, तो ये जो है म्यूचुअल फंड्स के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में नई अकाउंट ओपनिंग की है, उन्होंने खरीदा है, बेचा है, उसके सबके हिसाब भी ये रखते हैं। तो ये जो CAMS है, ये कंपनी पहले तो प्रमोटर बहुत ही बढ़िया है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कंपनी है इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अगर आप इसके पीछे 4-5 साल में जाके देखोगे तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ होती है उसी तरीके से इनके बिजनेस में भी ग्रोथ है। करीबन 28-29 के आसपास की जो है इनकी EPS नॉर्मली मेंटेन रहती है और ये धीरे धीरे करके बढ़ भी रही है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो अभी और भी जो है बढ़ सकती है। तो ये बिजनेस है, इसका अर्निंग 30 रुपये की। तो अभी इसी का IPO प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो लेकिन अगर हम सीधी कैलकुलेशन करें तो ये शेयर कम से कम जो है 25 से 35 की IP रेशो के बीच में आएगा। और आप इसीलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके IPO आना, इसीलिए आप देखिएगा कि जो इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी अट्रैक्शन बना हुआ है, जिसमें HDFC AMC है और निपॉन लाइफ है, और सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बात करूँ CDSL के अंदर बना हुआ है। और CDSL का जो रुझान है वो इसके IPO की वजह से ही बना हुआ है, क्योंकि ये एक और पीयर आ जाएगा तो फिर जो है कंपैरिजन जो है करना आसान हो जाएगा। तो ये भी एक असेट्स लाइट मॉडल पे है, म्यूचुअल फंड्स बिजनेस ऑलरेडी असेट्स लाइट मॉडल के ऊपर है, BSE का शेयर है, और ये जो कंपनी है NSE प्रमोटेड है। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में अब करते हैं खुल के बात। तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी, अब बताते हैं करती क्या क्या है। तो देखिएगा CAMS का जो बिजनेस है
ये पैन इंडिया सर्विस सेंटर है, इनके पास कॉल सेंटर, मल्टी लोकेशन, मल्टी लैंग्वेजेस, सर्विस रिक्वेस्ट, ये सब तरीके की जो चीज़ें हैं, तो लैंग्वेज भी समझते हैं, ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी जो है डील करते हैं। अब CMS क्या है, तो देखिएगा CMS है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है, RTA जिसको बोलते हैं। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को जो है हेल्प करती है, किसकी बदौलत? टेक्नोलॉजी की बदौलत, टेक्नोलॉजी के दम पर ये कंपनी, तो आप इसको टेक्नोलॉजी कंपनी समझिएगा। ये टेक्नोलॉजी के दम पर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस को बिजनेस लेती है। LIC का नहीं है इनके पास, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि HDFC की जो HDFC लाइफ है, ICICI की है, जो बाकी जो प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस में जो लिस्टेड भी नहीं है उनको भी। प्राइवेट इक्विटी फंड्स उनको करती है बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड्स को भी अपनी इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ उनका पैसा लगा हुआ है। बैंक्स को इन्फॉर्म करती है, बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो उनकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, उन सबको रिकॉर्ड मेंटेन करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। B2B बिजनेस में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस के अंदर है और बिजनेस टू कस्टमर के अंदर है, तो सभी तरीके के हैं। और वैरायटी टच पॉइंट्स हैं, पैन इंडिया नेटवर्क है, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो लेबल कॉल सेंटर से, यानी कि अपने जो है वाइट लेवल कॉल सेंटर का मतलब है कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है, उससे संबंधित जो कॉल सेंटर है इनके पास। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, मोबाइल ऐप है इनकी, चैटबॉट सर्विसेज है, जैसे आप मैसेज करते हैं तो चैटबॉट की सर्विसेज जो हैं वो आपको जो है रिप्लाई दे देते हैं, जो भी आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। CMS का जो है बैक ऑफिस जो है वो चेन्नई के अंदर है, उसी के साथ इनका BCP साइट है कोयम्बटूर के अंदर, जो 500 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर है। 278 कस्टमर्स सर्विस सेंटर्स हैं और करीबन 4314 जो है एम्प्लॉइज़ हैं 30 सितंबर 2019 को, पिछले साल की बात हो रही है। तो वहाँ तक करीबन 4300 जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का साइज़ क्या होगा। और ये भी वो कंपनी जिसमें एम्प्लॉइज़ का बेस 4314 है, और जो कि सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि टेक्नोलॉजी के साथ है। और टेक्नोलॉजी कितना काम कर रही होगी, तो टेक्नोलॉजी 20,000 से ज़्यादा आदमियों का काम तो टेक्नोलॉजी कर रही है, उससे भी ज़्यादा लोगों का। तो आप इसका नेटवर्क समझ सकते हैं, फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ समझ सकते हैं। ये सब्सिडरी है किसकी? NSE की। तो ये हो सकता है कि NSE की सब्सिडरी है, तो अभी डिटेल नहीं है कि कौन कितना ऑफलोड करेगा। तो ये हो सकता है कि ये शेयर आपको BSE पे लिस्ट होता हुआ नजर आए। NSE के साथ जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो सकती है, क्योंकि एसोसिएट्स होगी, तो हो सकता है कि ये शेयर आपको BSE के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होता हुआ नजर आए। और जो दूसरा फायदा है वो BSE के शेयर्स को मिलेगा, क्योंकि अगर इसके शेयर्स अगर वहाँ पे ट्रेड होती है, तो एक रुझान जो है इस तरीके के शेयर्स के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, तो वो BSE के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये BSE के लिए भी जो है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसके बारे में भी फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। वार्बर पिनकस जो LLC है, यानी कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है US की, ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, वो है। फेयरिंग कैपिटल ये इंडिया की डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स है। उसके बाद AC सिस्टम्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और HDFC ग्रुप है। तो इस तरीके से इनका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। अब बात करिए ये बिजनेस कैसे करते हैं। सेबी रेगुलेटेड IT सर्विसेज है इनकी, ध्यान रखिएगा। BFSI प्लेयर्स को ये सर्विसेज देते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास, डोमेन की एक्सपर्टाइज है, प्रोसेस कैपेबिलिटीज है, फिजिकल एंड डिजिटल यूटिलिटीज है। और इसके बाद इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है वो क्या बिजनेस करती हैं? वो सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती हैं। सर्विस फॉर म्यूचुअल फंड, सर्विस फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, बैंक्स, NBFC, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। कौन है ओनर? सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, NSE, वार्बर पिनकस, फेयरिंग कैपिटल, AC सिस्टम्स। और इस तरीके से आप ये देखिएगा क्या कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को जो है आप को, जो मैंने अभी पिछली स्क्रीन में जो चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप इसका पूरा बिजनेस समझेंगे तो ये जो आपको इमेज आपको नज़र आ रही है सबसे काम किया। तो देखिएगा, रेगुलेटरी प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं, नंबर 1 रेगुलेटरी। कस्टमर की सर्विस करते हैं, वाइट लेवल वेबसाइट है, वाइट लेवल कॉल सेंटर्स है, वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स है, और कस्टमर की पूरी सर्विसेज है। अकाउंट खोलने से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, उनकी KYC है, स्कैनिंग है, OCR है, ICR टेक्नोलॉजी, सेटअप अकाउंट्स है। ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग है, यानी कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉल सेंटर है, मोबाइल, ATM से, SMS के माध्यम से। अप्लाई बिजनेस रूल्स वेरिफिकेशन है, प्रोसेस ऑर्डर्स हैं, तो सभी तरीके के हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सभी म्यूचुअल फंड्स वगैरह के। तो आप ये समझिएगा इंटरमीडिएटरीज के लिए जो है ये बहुत हेल्प करने वाले लोग हैं। इसके अलावा रिकन्सिलेशन का काम करते हैं। उसके बाद सर्विस फॉर म्यूचुअल फंड्स, प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते हैं कि जब कोई म्यूचुअल फंड्स कोई प्रोडक्ट को लाता है कि इंफ्रा फंड है, लिक्विड फंड है, उस इंफ्रा फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनियां लेनी है, फार्मा फंड है तो फार्मा में कैसे लेनी है, स्मॉल लिमिट कैप है तो कौन सी कंपनियां, किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, किस तरीके की साइज़ की कंपनी होंगी, तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसमें समझाना पड़ता है, तो उसकी डिज़ाइनिंग करके देते हैं। ये फंड मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो करते हैं।
जो एनबीएफसीज के असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए फंड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कंप्लाइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जो रिस्क है और जो क्या म्यूचुअल फंड्स ने अपनी सारी शर्तें नियम पूरे किए हैं उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, इन्वेस्टर को सही समय पर सूचना पहुंचाना, उनका डेटाबेस रखना, उनकी रिडेम्पशंस, उससे संबंधित सारे डेटाबेस, ऑपरेशंस और सेल्स और मार्केटिंग, ये सब काम करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस को देखते हैं, जो मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स ऑपरेशंस को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इन्वेस्टर सर्विसेज करते हैं, फ्रंट ऑफिस है अपना, ऑनलाइन है, कॉल सेंटर है, चैटबॉट है, ये सब मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ पहले। उसके बाद ये जो है इनके सब्सिडरीज हैं, ये इनके ग्रुप कंपनीज हैं, CMS KRA, ये देखिएगा KYC का काम करती है। सब्सिडरी कंपनी नहीं कहूँगा, ग्रुप कंपनीज हैं इनकी। इसी तरीके से इंश्योरेंस के अंदर जो डीमैट के जैसे शेयर्स होते हैं, तो री डिपोजिटरी जो सर्विसेज हैं वो मेंटेन करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको सर्विस देने का काम करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन सभी तरीके की जो कंपनीज मैंने बताई, जो है बैंक्स हैं, NBFCs हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एसेट्स मैनेजमेंट की जो ट्रस्टीज़ हैं, उनको जो है ये सॉफ्टवेयर भी जो है उपलब्ध कराती हैं। उसके अलावा CMS फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम है जो है वो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है रेगुलेटेड बिजनेस के अंदर है ये, और इसके अंदर एक सबसे खास बात ये है कि एंट्री बैरियर है, हर किसी को जल्दी से परमिशन नहीं मिलेगी। दूसरा फायदा है लो इक्विटी की जरूरत पड़ती है इसमें, यानी कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ काम होता है। तो लो इक्विटी यानी कि एसेट्स लाइट मॉडल पे काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इसका IPO का प्राइस डिसाइड होगा तो वो कम से कम नहीं तो 700 रुपये के आसपास कम से कम होगा, ऊपर की तरफ जाए तो 1000 या 1200 रुपये तक हो सकता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि 25 के आसपास की पी अगर लगाओगे तो 30 रुपये के हिसाब से 750 रुपये बनते हैं। तो 25 की जो है नॉर्मल पी ऊपर हो सकता है, 30 से 35 की पी रेशो के ऊपर भी शेयर्स जो है आपको अलॉट होता हो। अगर उसके नीचे कहीं पर भी आएगा तो ये समझ लीजिएगा उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन आपको होने की संभावना है। तो इस IPO के लिए आप पैसा तैयार रखिएगा, जैसे ही आता है तो आपको मैं जो और इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा। इसके फाइनेंशियल्स जो है अभी उपलब्ध हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी तो हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी आपके साथ जो है बात करते हुए नजर आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।